Hello everyone, hope you are doing well and high in your spirits. Today we are going to revise historical background of the evolution of Indian Constitution. कैसे कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ है ये हम देखेंगे. व्हाट आर द मेजर लैंडमार्क्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी देखेंगे. और हर साल आपके इस टॉपिक से एक सवाल तो रहता है. तो अगर इस टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट्स है तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा. इट विल बी टेकन केयर ऑफ. लेकिन अगर आप इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंट हैं तो प्लीज skip the video and save your time. Nothing is more important than your time. But if you are deciding to invest your time on this video, trust me, you won't regret. So let's begin the discussion. Okay, so for tracing the historical background of Indian Constitution, हमें 1600 में जाना पड़ेगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ ट्रेडर्स आए थे इन फॉर्म्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड दिस ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू इंडिया ऑन द एक्सक्लूसिव चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने की एक्सक्लूसिव राइट्स दी गई थी अंडर दिस चार्टर. सो ये आप याद रखेंगे. सो फ्रॉम 1600 अप टिल 1765 यानी ऑलमोस्ट 165 years, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेटेड एज अ कमर्शियल बॉडी. ठीक है. But in 1765, this East India Company got Diwani rights over Bengal, Bihar and Orissa. And what is Diwani rights? That East India Company got rights over revenue and civil justice over these three territories. And with this, the East India Company is now comprised as commercial body as well as administrative and political body. तो ये आप याद रखेंगे. Cut to 1858. So 1600 to 1765. And in 1858, in the wake of Sepoy mutiny of 1857, the British Crown assumed direct responsibility of the government, and it continued a direct responsibility independence तक continue रहा. So अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसको दो पार्ट में देखते हैं. एक तो 1600 टू 1858 एंड दूसरा 1858 टू 1947. यहाँ पे हम कंपनी रूल की बात करते हैं. एंड 1858 टू 1947 वी टॉक अबाउट डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ब्रिटिश क्राउन. ये आप याद रखेंगे. सो इन अगस्त 1947 we got independence, and with independence came the importance of constitution. and इसके लिए 1946 में ही constituent assembly हमने बना दी थी. and this assembly worked in for a certain amount of time, and our constitution came into being on 26th January 1950, जहाँ पे constitution का complete commencement होता है. ये आप याद रखेंगे. सो ये ब्रीफ बैकग्राउंड है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वर द. अब हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एक तरह से रेगुलेशंस का बनना स्टार्ट होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट करती है. और यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है वो भी यहाँ से कैसे बिगिन होती है और कैसे ये जेनिथ पे पहुँचती है और कैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है. सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट वन है लैंडमार्क एक्ट, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ये हमारे लिए तीन बातों के लिए इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये काइंड ऑफ इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द British government to regulate and control the affairs of East India Company. So East India Company के affairs पे control की शुरुआत होती है regulating act से. Simultaneously 1600 में आप ध्यान रखेंगे कि 1600 में कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ कमर्शियल बॉडी. राइट. दीवानी राइट्स मिलती है 1765 में, बट ये अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है.
सो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 7073 का बेसिकली कमर्शियल फंक्शंस के साथ साथ कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज करती है, regulating act 7073. एंड लास्टली दिस एक्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ से सेंट्रलाइजेशन का फाउंडेशन हम देखने को मिलता है, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन देखने को मिलता है. सो दीज वेर द ब्रॉड प्रोविजंस, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स. अब हम एक एक करके फीचर्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला देखने को मिलता है रीडेजिग्नेशन होता है. रीडेजिग्नेशन माने ऑलरेडी एक ऑफिस एग्जिस्टेंस में बट उसके नाम को चेंज करते हैं. दैट इज फर्स्ट थिंग वाज गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया था टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन हिज फंक्शनिंग. एंड वारेन हास्टिंग्स वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन. सेकेंडली, जो उस समय के बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स थे, दे वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और इस तरह से यहाँ से एक तरह से सेंट्रलाइजेशन का फाउंडेशन रखा गया. तो याद रखेंगे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है. बिसाइड्स सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई कलकत्ता में 1774 में, एंड एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसको कहा गया कि यू हैव टू रिपोर्ट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल मैटर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो कंपनी के मेंबर्स थे, कंपनी थी, उसको प्रोहिबिट किया गया था कि वो जो नेटिव्स हैं, यानी जो नेटिव इंडियंस हैं, उनके साथ किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज नहीं हो सकते हैं. सो दीज वर द मेन फीचर्स. आपसे अगर पूछा जाएगा तो 1 and 2 आपको बहुत ही दिमाग में रखना है. दिस कैन बी आस्क्ड. चलिए अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क पे चलते हैं. सो आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वी विल टॉक अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. सो पिट्स इंडिया एक्ट बेसिकली दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है. पहली बात कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी के फंक्शंस को बाइफरकेट किया गया था. दैट इज कंपनी के फंक्शन को कमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन में सेपरेट कर दिया गया था. कमर्शियल फंक्शंस जो अब तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एग्जिस्टिंग बॉडी थी, वो कमर्शियल फंक्शंस देखती थी, एंड जो एक पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं. सो दो फंक्शंस हैं कंपनी के, कमर्शियल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, एंड दोनों फंक्शंस को अलग अलग बॉडी देख रही है. कमर्शियल फंक्शंस को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं. और इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कहते हैं. ये आप याद रखेंगे. डबल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट इज डिफरेंट. सो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट से आता है, जहाँ पे दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, दो अलग अलग बॉडी है जो कि अलग अलग अफेयर्स को देख रही है. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक न्यू बॉडी बनाई गई थी अंडर पिट्स इंडिया एक्ट. एंड सेकेंडली अंडर पिट्स इंडिया एक्ट एक नई बात हुई जहाँ पे कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया. यानी अब तक जो कंपनी की टेरिटरी थी वो किसकी पोजेशंस हो गई है? ब्रिटिश पोजेशंस हो गई. तो यू कैन क्लियरली सी कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का धीरे धीरे जो पकड़ है वो एक तरह से मजबूत होता दिख रहा है. हम पिट्स इंडिया एक्ट तक आ गए 1784 से. अब चार्टर्स एक्ट 1793 पे आते हैं. तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि फर्दर जो सेंट्रलाइजेशन 1773 से स्टार्ट हुई थी वो और स्ट्रॉन्ग होती है. यानी जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी है, इनका फर्दर सबऑर्डिनेशन देखने को मिलता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. एंड ये आप याद रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हुआ. और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर की बात करें तो
कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया के साथ, जो 1600 में चार्टर के साथ ये लोग लेकर आए थे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स इंडिया के साथ, उसको एक टाइम पीरियड के साथ एक्सटेंड करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये टाइम पीरियड था कि अगले 20 ईयर्स के लिए आप कंपनी जो है इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है। सो देखिए, एक तरह से कंपनी अब यहाँ पे सोवरेन बॉडी नहीं रह गई है, कंपनी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बन गई है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश क्राउन का। और ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में एक तरह से रूल कर रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट लैंडमार्क in the evolution of Indian Constitution, and that is Charters Act of 1813. सो हमने देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, यानी एक टाइम पीरियड दी गई थी। लेकिन जब 1813 यानी आफ्टर 20 इयर्स कंपनी के टाइम पीरियड की एक्सटेंशन की बात आती है, तो ब्रिटिश क्राउन ना सिर्फ टाइम पीरियड को बढ़ाने से मना कर देती है, साथ ही साथ उन्होंने 1813 के चार्टर से कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को अबोलिश कर देती है, ये आप याद रखेंगे। सो थ्रू चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी विथ इंडिया वाज अबोलिश्ड, बट कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी चाइना के साथ, ये कंटिन्यू रहा, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ एंड चाइना के साथ थी। चार्टर एक्ट 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ थी, इसको अबोलिश किया जाता है, लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली है इसको कंटिन्यू किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। बिसाइड्स, अभी देखिए पिट्स इंडिया एक्ट की बात, जब हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया ईस्ट इंडिया एक्ट से। अंदर से कंपनी के थोड़े ऐसे रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ आवाजें आई। तो यहाँ पे चार्टर्स एक्ट 1813 से ब्रिटिश क्राउन एक बार फिर से अपनी सोवर्निटी को एजर्ट करती है, जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में उसके ऊपर। क्लियर है ये? यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने कह दिया था कि जो कंपनी की टेरिटरी है वो क्या हो गई है, ब्रिटिश क्राउन की पोजीशन हो गई। लेकिन कंपनी के प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे फिर से एजर्ट करना पड़ता है 1813 के चार्टर एक्ट से कि कंपनी की टेरिटरी जो है इंडिया में वो ब्रिटिश क्राउन की है, ब्रिटिश क्राउन सोवरिन है एंड कंपनी सोवरिन नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी सोवरिन नहीं है। सोवरिन कौन है? ब्रिटिश क्राउन है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज मेयर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इंस्ट्रूमेंट किसका? इंडिया पे रूल का, ये आप याद रखेंगे। साइमल्टेनियसली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए गए। इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया। आपसे ये पर्पस पूछा जा सकता है, इंडिया में क्यों लाया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को? टू इनलाइटेन द पीपल ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, या दो बातें याद रखेंगे। एंड साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्स इम्पोज करने की पहली बार अथॉरिटी दी गई, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? सो क्या याद रखना है 1813 के चार्टर एक्ट से? ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ कंपनी की अबोलिश करती जाती है, बट चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू रहेगा। ब्रिटिश क्राउन फिर से अपनी सोवर्निटी एजर्ट करती है कंपनी के टेरिटरी पे। क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया जाता है इंडिया में आने के लिए, किस लिए? इंडियन पीपल को इनलाइटन करने के लिए। वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करने के प्रोविजंस भी किए गए चार्टर एक्ट 1813 से। एंड लास्टली लोकल गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस। आइए अब हम 1833 के चार्टर एक्ट पे पहुंचते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि देखिए सेंट्रलाइजेशन की जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हमने स्टार्ट की थी। और जो चार्टर एक्ट है 1833 का, ये अपने जेनिथ पे पहुंचती है, और यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन पीक में होता है। और इसीलिए चार्टर एक्ट को फाइनल स्टेप टुवर्ड्स चार्टर एक्ट 1833 को फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब हम
फीचर्स देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 को। अगेन यहाँ पे रीडेजिग्नेशन होता है, अगेन यहाँ पे रीडेजिग्नेशन होता है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज redesignated as governor general of India. And who was the first governor general of India? Lord William Bentinck was the first governor general of India. And यहाँ से एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिएशन देखने को मिलता है जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रीडेजिग्नेशन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, तो काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिएशन देखने को मिलता है। एंड इसी को बोलते हैं फाइनल नेल इन सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है ये? एंड सेकेंडली हमने देखा कि व्हाई इट इज सेड दैट फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रीडेजिग्नेशन तो होता है एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड साइमल्टेनियसली जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव राइट्स को छीनकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में वेस्ट कर दिया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, एंड दैट इज बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल सब लेजिस्लेट नहीं करेंगे, वो सारे लेजिस्लेटिव पावर्स किस में चले गए? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given an exclusive legislative power for the entire India। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? ओके, नाउ 1833, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1813 में अभी तक कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के रिगार्ड में जो सिचुएशन थी कि ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी, यानी ब्रिटेन की और कंपनीज इंडिया में आकर के ट्रेड कर सकती थी, बट कंपनी के जो ट्रेडिंग एंड पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो कंटिन्यू थे, यानी कंपनी अभी भी दो फंक्शंस कर रही थी, एक कमर्शियल बॉडी एंड एज ए पॉलिटिकल बॉडी। बट 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी के पोजीशन में क्या चेंजेस हुए आपको ध्यान देखना है कि कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ended the commercial activities of the company and ना ओनली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करती है, यानी यहाँ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो ऑफिस है उसको खत्म कर दी जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है और ये कंटिन्यू रहता है। ये आपको याद रखना है, यानी सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट होता है वो अबोलिश कहाँ से होता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। प्लीज कीप इन माइंड। क्लियर है ये? थर्ड आई थिंक, ओके, नंबरिंग में ये इशू हुई है। So lastly you need to understand कि Charter Act of 1833 also attempted to introduce a system of open competition from civil recruitments, यानी इंडियंस के लिए भी ओपन किया जाए सिविल सर्विसेज को। ये 1833 के चार्टर एक्ट से अटेम्प्ट किया जाता है, बट जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के मेंबर्स थे, व्हाट इज कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, यानी जो ब्रिटेन के मेंबर्स थे उनकी तरफ से ह्यूज प्रोटेस्ट होता है और जिसकी वजह से ये इफेक्चुएट नहीं होता है। तो रिमेंबर याद रखना है कि 1833 से सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट किया गया है ओपन सिविल सर्विसेज का, बट ये इफेक्चुएट नहीं हो पाना था। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। दिस चैप्टर एंड दिस प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब 1853 पे चलते हैं। 1853 यानी सिपोय म्यूटिनी के पहले की एक्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई है। गवर्नर, हमने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काइंड ऑफ एस्टैब्लिश कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स दिए हैं, तो इस लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए एक काउंसिल भी बनाना होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे इस लेजिस्लेटिव पावर को इफेक्चुएट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होता है। उसके लिए हम 53 में चलते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल के काउंसिल के फंक्शंस को याद रखेंगे कि जब हम
1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाए थे और उसके एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया था, ठीक है। अब उस काउंसिल के फंक्शन को हम बाइफरकेट कर रहे हैं 1853 में। सो गवर्नर जनरल के काउंसिल के फंक्शन को क्या किया गया है, बाइफरकेट किया गया है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर के पास और ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से चल रहा है। हमने एक नया, क्योंकि 1833 में हमने गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए हैं टू लेजिस्लेट, तो गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए, राइट। सो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए एक गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुई जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया, ये आप याद रखेंगे। और यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आगे जाकर के पार्लियामेंट बनती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका इफेक्चुएशन होता है और साथ ही साथ इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी अलाउ किया जाता है और 6 इंडियंस को इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। गवर्नर जनरल के फंक्शंस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। 1833 में हमने गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव राइट दी है कि पूरे इंडियन के लिए सिर्फ आप ही लेजिस्लेट कर सकते हैं, तो गवर्नर जनरल के पास एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होना चाहिए और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आगे चल के इंडियन पार्लियामेंट बनती है और ये 1853 के चार्टर एक्ट से बनता है। और इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंक्लूड किया जाता है और 6 मेंबर्स थे। एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी इंडियंस का इंक्लूजन नहीं है, ये आप ध्यान में लेकर रखेंगे कि कहाँ पे इंडियंस का इंक्लूजन होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे ही बनती है वहां पे इंडियंस का इंक्लूजन होता है। हर एक्ट अब जब भी हम देखेंगे वहां पे और ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन होगा, यानी इंडियंस का फर्दर इंक्लूजन जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। ये हमें बात ध्यान से समझनी है और याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि देखिए 1833 का जो एक्ट है वो सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन को अटेम्प्ट करता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फाइनली जो इंट्रोडक्शन होता है ओपन सिस्टम का वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में होता है। 1833 का जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और इसी के अंदर मकौले कमेटी बनती है 1854 में। एंड ये कमेटी किसके लिए बनती है? टू फर्दर द pursuance of introduction of open system of recruitment of civil servant in India। ये बात आप याद रखेंगे। एंड अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अब सिर्फ और सिर्फ कैसी बॉडी बन गई है? ये सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रख गई है, इसके कमर्शियल अफेयर्स खत्म हो गए हैं। बट इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का भी इसका जो रूल है, यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव या एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन कब तक इंडिया में रूल करेगी, इसका एक्सटेंशन तो दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन कोई पीरियड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहीं से समझ में आ गया था कि ब्रिटिश क्राउन जो है अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और 1857 में सिपोय म्यूटिनी होती है एंड 1858 में द एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट आता है एंड यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली अबॉलिश कर दी जाती है एंड ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। तो ये आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये सारी बातें होती हैं। चलिए अब सिपोय म्यूटिनी होता है 1857 में और हमने देखा कि 1853 के एक्ट में कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से फंक्शन कर रही है उसके पीरियड का एक्सटेंशन तो होता है, लेकिन कोई डेट टाइम लिमिट मेंशन नहीं है।
एंड क्राउन सिपोही म्यूटनी होती है, उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अबोलिश कर दिया जाता है और इसी के परसुएंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में चलते हैं। सबसे पहले बात जो बताया गया कि सबसे पहली बात जो बताई गई कि आज इस एक्ट के एक्शन में आने के बाद इंडिया टू बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, दैट इज ब्रिटिश क्राउन के नाम नेम में वो गवर्न होगी। एंड यहाँ पे अगेन डेजिग्नेशन में चेंज होता है, याद रखेंगे आप। क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या चेंज कर दिया जाता है, वायसराय ऑफ इंडिया चेंज कर दिया जाता है। एंड हु वाज वायसराय? वायसराय वाज ए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ये आप याद रखेंगे। एंड हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे जो सिस्टम डबल गवर्नमेंट है वो फाइनली कंप्लीटली अबोलिश कर दी जाती है। अभी तक जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी पॉलिटिकल पावर एज अ पॉलिटिकल बॉडी कंपनी काम कर रही थी, उसको कंप्लीट एबोलिशन यहाँ पे मिलता है। तो जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट होती है वो फाइनली कंप्लीट एबोलिशन यू विल सी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, याद रखेंगे। अगेन एक नई ऑफिस क्रिएट की जाती है जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नई ऑफिस क्रिएट की जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड हेंस इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू होम? टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट की जाती है। 15 मेंबर की 15 मेंबर्स की बॉडी होती है। एडवाइजरी रोल होता है इसका। किसको एडवाइज करना है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसके फंक्शंस में एडवाइज करना है। एंड काउंसिल ऑफ इंडिया वाज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद आप रखेंगे। और सिपोही म्यूटनी के बाद ब्रिटिश क्राउन को लगता है कि अब इंडियंस के ही एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आगे चल के पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन देखने को मिलता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। उसके फर्दरेंस में 3 काउंसिल्स एक्ट आता है। सबसे पहला है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अभी याद रखेंगे कि यहाँ से सबसे पहली बात जो बताई गई कि जो वायसराय है, वायसराय विल नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस के नॉमिनेशन की बात हो गई है। और यहाँ पे 1861 में ही 3 इंडियंस नॉमिनेट किए गए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। वायसराय के पोजीशन में 2 चीजें भाई, एक तो कि वायसराय नॉमिनेट करेंगे इंडियन को, कौन? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। एंड दूसरा कि वायसराय कैन इशू ऑर्डिनेंस। ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से आया, आप याद रखेंगे। दूसरा जो सेंट्रलाइजेशन 1833 पे के एक्ट से जेनिथ पे पहुंची थी, वही सेंट्रलाइजेशन अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट से यहाँ से फिर से डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस का स्टार्टिंग मतलब कि जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स हैं उनके पावर्स को रिस्टोर किया जाएगा। तो दिस इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस साइमल्टेनियसली। लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी एस्टेब्लिशमेंट देखा गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखेंगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम का रिकॉग्निशन भी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में ही हुआ और के थ्रू हुआ था। एंड लॉर्ड कैनिंग वाज वायसराय ऑफ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। 1892 में जब हम देखेंगे काउंसिल्स एक्ट यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में का या तो एस्टेब्लिशमेंट होगा या फिर एक्सपेंशन होगा, उनको एक्सपायर किए एम्पावर किया जाएगा। तो ये सारी बात आप याद रखेंगे।
1861 में हमने लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी है। तो 1892 में हम देखेंगे कि सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नंबर ऑफ इंडियंस के एसोसिएशन को इंक्रीज किया गया है। दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन के एसोसिएशंस को इंक्रीज किया गया, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया है, यानी इंडियंस वेयर इंक्लूडेड एज non-official members, that is they do not have right to vote. Who were official members? जो ब्रिटिशर्स थे, they were included as official members, उनको right to vote होती थी। एंड इंडियंस का फर्दर इंक्लूजन होता तो है सेंट्रल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1892 के काउंसिल एक्ट से, बट एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और साथ ही साथ यहाँ पे नॉन ऑफिशियल इंडियंस को एक तरह से लिमिटेड यूज ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे सेंट्रल या फिर प्रोविंशियल, उनको फर्दर एम्पावर किया गया था, वो बजट को डिस्कस कर सकते थे। तो पावर टू डिस्कस बजट वेर गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई 1892 का काउंसिल्स एक्ट आप याद रखेंगे। चलिए 1909 में चलते, बहुत ही लैंडमार्क है, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म भी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेज आए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंजेज आए, और रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या चेंजेज आया। देखिए आप मोरले मिंटो रिफॉर्म्स को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी मुस्लिम्स को कम्युनल बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई थी। एंड दैट्स व्हाई लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये एक चीज है जिसके लिए आप जानते हैं, बट देयर आर सम अदर थिंग्स दैट यू शुड नो। फर्दर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पोजीशन में क्या देखेंगे, हम सिस्टम ऑफ एसोसिएशन कर रहे हैं, यानी इंडियंस को एसोसिएट करना है, यानी साइज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की और बढ़ेगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बढ़ेगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है कि 1909 के भी काउंसिल्स एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रखी जाती है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। दैट इज अब प्रोविंसेस में जिन जिन प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां जो इंडियंस हैं, जो नेटिव्स हैं, वो मेजोरिटी में हो सकते हैं। ये आप याद रखेंगे। सेकेंडली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज को भी एक्सपेंड किया जाता है, प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी इंट्रोड्यूस की जाती है, एंड साइमल्टेनियसली फंक्शंस को यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के एम्बिट के फंक्शनल एम्बिट को भी बढ़ाया जाता है। यानी प्रीवियस 1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकते थे, 1909 तक आते आते सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पोजीशन में चेंज हुआ थ्रू 1909 एक्ट, ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म। एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखिए मैंने हाईलाइट किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पोजीशन में किस तरह से चेंज हुआ है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही एसोसिएट किया जा रहा था। 1909 में यानी मोरले मिंटो रिफॉर्म से पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में भी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस किया गया। एंड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी एसोसिएटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय। ये आप याद रखेंगे। अब हम जैसे जैसे एक्ट्स को देखेंगे, वहां पे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में देखेंगे कि फर्दर एक्सपेंशन होता गया है, लेकिन पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का एसोसिएशन मोरले मिंटो रिफॉर्म या फिर एक्ट ऑफ 1909 से आता है, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन टू बी एसोसिएटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे आते हैं, जिसको मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। और यहाँ पे फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में ईज देखने को मिलता है, जहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट करेगी। तो यानी फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो तरह में बांट दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा?
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर दो सब्जेक्ट जो कि एडमिनिस्टर तो गवर्नर करेगा, बट on the advice of minister responsible to the legislative council. And what were the reserved subject? रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिनको एडमिनिस्टर तो गवर्नर ही करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स वेर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखेंगे, क्लियर है। मोंटेगो केम्सो रिवॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, सब्जेक्ट्स को यानी फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। सेंट्रल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल में भी ट्रांसफर्ड, रिजर्व, दोनों एडमिनिस्टर तो हो रहा है, गवर्नर ही कर रहा है, बट डिफरेंस कहाँ है, एडवाइस किसकी है। ट्रांसफर्ड में वैसे मिनिस्टर्स की एडवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एंड रिजर्व में वैसे मिनिस्टर्स की एडवाइस है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसी सिस्टम को कहा गया डुअल, इसी ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सिस्टम को, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट को डायरकी कहा गया। तो पहली बात आप याद रखेंगे, ये बार बार पूछा गया कि डायरकी इन प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या फिर मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आप याद रखेंगे। दूसरी, सेंटर में क्या क्या चेंज हुए, सेंटर में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे 1919 के एक्ट से दो बातें अगर आप याद रखेंगे तो ये याद रखेंगे कि प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई है एंड सेंटर में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज रिमेंबर दिस। सो सेंटर में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई, अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसको और ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करते हुए बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गई। और साथ ही साथ डायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, रेस, द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू कैरी, इसके बेसिस पर लिमिटेड फ्रेंचाइज दी गई। और जहां पे इस बाई कैमरलिज्म के जो मेजोरिटी मेंबर थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते थे। तो दो बातें, डायरकी इन प्रोविंसेस एंड बाई कैमरलिज्म इन सेंटर, ये 1919 के एक्ट से आप याद रखेंगे। अगेन वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फर्दर एक्सपेंशन होगा, इंडियंस को फर्दर एसोसिएट किया जाएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको और ज्यादा वाइडेन किया जाएगा। और 1909 में तो सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई। 1919 आते आते इसको और 6 को इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन में भी इसको एक्सपैंड किया गया। साइमल्टेनियसली 1919 एक्ट और मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये इसके बाद एक हियाटस आता है, साइमन कमीशन 1927 में आती है, कम्युनल अवार्ड 1932 में आता है। इनका ब्रीफ सिग्निफिकेंस है ऑन दैट, और इन दोनों का इफेक्ट, हम जो भी इफेक्ट है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के डेवलपमेंट पे पढ़ते हैं। चलिए 1935 में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपसे पूछा गया लास्ट ईयर के ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट का अटेम्प्ट लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एंड व्हाट वेयर द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वेयर द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। और यहाँ पे पावर्स जो डिवाइड की गई थी, 3 लिस्ट में डिवाइड की गई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंसेस यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकती थी, दोनों कर सकती थी। और याद रखेंगे रेसिड्यूअरी पावर किस में इन्वेस्टेड था, वायसराय में इन्वेस्टेड था। तो सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब देखिए प्रोविंसेस में आते हैं, प्रोविंसेस में डायरकी कब इंट्रोड्यूस हुई, प्रोविंसेस में डायरकी जो 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एबोलिश कर दी जाती है। ये प्लीज आप याद रखेंगे, डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस होती है 1919 में एंड एबोलिश कर दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और दूसरी बात क्या होती है, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट की जाती है। ऑटोनॉमी मींस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया जाता है प्रोविंसेस में। व्हाट डज मीन बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करेगा, गवर्नर वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो बेसिकली गवर्नमेंट की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है
यहाँ से, एंड दिस इज नोन एज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसको इफेक्ट में भी आता है 1937 में, बट इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है 1939 में। ये आप याद रखेंगे, प्रोविंसेस का सिचुएशन में 1935 के एक्ट से ये चेंज हुआ है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू भूलना इसको। चलिए, अब सेंटर में क्या चेंजेस हुआ है? सेंटर में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई थी 1919 के एक्ट से। 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन बताने की बात की गई है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1935 के एक्ट से डायरकी को प्रोविंसेस में तो अबोलिश कर दिया गया, लेकिन सेंटर में एक्सेप्ट कर लिया गया, आप याद रखेंगे। तो डायरकी को 1935 के एक्ट से सेंटर में अडॉप्ट किया गया था, और फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में कैटेगराइज किया गया, लेकिन ये कभी ऑपरेशन में नहीं आ पाया, सो इट रिमेन्ड इन थ्योरी। याद रखेंगे आप। सो डायरकी वाज अडॉप्टेड एट सेंटर and abolished in provinces by 1935 Act. बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस की जा रही है प्रोविंसेस में। बाईकैमरलिज्म को सेंटर में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1919 के एक्ट में, एंड 1935 में बाईकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस की गई थी। तब के 11 प्रोविंसेस थे, वहां पे 6 में बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की गई थी। एंड अगेन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट का इसका फर्दर एक्सटेंशन होता है, और डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज का फर्दर एक्सटेंशन होता है, जहां पे 1935 तक ऑलमोस्ट जो उस समय की आबादी थी उसको लगभग 10% पॉपुलेशन को तो एक तरह से फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट था, तो लगभग देश की 10% आबादी तब मान सकते हैं कि आप वेल्दी थी, एक पोजीशन में थी कि वो इन्फ्लुएंस कर सके। अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। कंट्री के करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है। साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे फेडरल कोर्ट की भी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1937 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट जिसको एक तरह से टेक ओवर करता है इन 1950, आप याद रखेंगे। एंड नाउ वी हैव रिच्ड टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। सी यहाँ पे कुछ की प्रोविजंस ही हम देखेंगे और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखेंगे कि यू नो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। ये वर्ड हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इंडिया को जो दो इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था, सोवरेन जब हम 1950 में हुए। इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ सोवरेन बाय द commencement of constitution. She gave herself to the constitution and declared herself sovereign. So government of India, Indian Independence Act से दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस क्रिएट हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान, और इनको कॉमनवेल्थ से सिसीड करने की राइट दी गई। ये आप याद रखेंगे। वायसराय की ऑफिस को अबोलिश की गई और इसके जगह पे गवर्नर जनरल की ऑफिस को क्रिएट किया गया, एंड गवर्नर जनरल वाज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। अगर हम सोवरेन हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं, बहुतों को लगता है कि 1947 में हम सोवरेन हो गए थे। 1947 में हम सोवरेन हो गए थे तो गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटिश किंग अपॉइंट करता था वो इंडिया में क्या कर रहा था? ओके, सो वी वेयर डोमिनियन, एंड दिस एक्ट this Indian Independence Act 1947 provided कि each dominion, that is Dominion of India and Pakistan, would be governed by the provisions of Government of India Act 1935. This provided for the lapse of British paramountcy over princely states पे British paramountcy का lapse हो गया था 15 अगस्त 1947 से, and princely states were allowed to either join India or Pakistan or to remain independent. ये आप याद रखेंगे। And again क्योंकि Indian Independence Act इफेक्चुएटेड था, सो बेसिकली रॉयल टाइटल से इंपीरियर ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। ये आप याद रखेंगे। सो रिमेंबर कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से वी डिड नॉट गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस के प्रोविजंस को एक तरह से इफेक्चुएट करने का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक एक्ट है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन।
and he was ensuring the smooth translation of powers, and until and unless India gave herself the constitution and declare herself as sovereign, we were dominion of Britain. ये आप याद रखेंगे. So with this I'll conclude the class. I wish you very good luck. Thank you very much.